Assalamu alaikum. This is Dr. Doha Raja, your host for this lecture. I'm honored to introduce our guest speaker, Dr. Sarjazeb Mehman. He was the best graduate of 2015. He is the faculty member of Operative Department of Liaquat University of Medical and Health Sciences, Jamshoro. He is the CEO of our favorite Naiman Almas Dental School and Clinic, Hyderabad. The best mentor, down to earth, and the most humble person, Dr. Jazib Mehman. His topic is updated guideline for child oral hygiene. What to do and what not to do. Over to you, sir. Thank you so much, Dr. Doha, for such a wonderful introduction. Although I No, don't deserve that much applause, but thank you so much. no, sir. And You before can go starting ahead. the session, I would like to take a moment out to appreciate the efforts by you and डॉक्टर फ़ारूक एंड कंप्लीट टीम। तो बहुत बड़ी बात है इस लेवल पे आके आउट ऑफ द बॉक्स सोचना और एक सेल्फलेस एफर्ट देना। तो फॉर मी यू पीपल आर द लीडर, सो हेड्स ऑफ और मोर Thank पावर टू you, यू sir. पीपल। अब So आते हैं हमारे humble. टॉपिक के ऊपर। तो आज की जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो दो तबके हैं। नंबर वन, ऑल द पेरेंट्स जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं इंक्लूडिंग मी। मेरी भी एक छोटी बच्ची है, तो ये टॉपिक मेरे दिल के करीब है और इसको मैं आजकल बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और नंबर जो जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, इनकी आवाज़ अगर और लोगों तक पहुँचाएं, वालिदैन तक पहुँचाएं कि क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, किस तरह बच्चों के दांतों का ख्याल करना चाहिए नहीं। और उसके अलावा जो डेंटिस्ट हजरात जो आज के सेशन सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे, तो उनके लिए भी काम की चीज़ है, क्योंकि जब आप डेंटिस्ट बनते हैं तो सराउंडिंग में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी क्वेरी का आंसर करोगे। मैं थर्ड ईयर फाइनल ईयर में था गालिबन, मुझे याद है कि किसी खानदान में कोई इशू होता था तो दे यूज टू कॉल मी, कहते जाजिब यार ये फलां मसला है दांतों का, तुम हल बताओ। तो मुझे और अक्सर जब जवाब नहीं आता होता था तो मैं बोलता था हाँ आवाज़ नहीं आ रही। खैर जोक्स अपार्ट, तो ये नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप अपने सराउंडिंग में रिश्तेदारों को ओवरऑल एक रोल प्ले कर सको। बगैर नॉलेज के पॉसिबल नहीं है। तो आज की 15-20 मिनट का सेशन है, तो ये ओरिएंटेड होगा कि बच्चों के दांतों का किस तरह ख्याल रखा जाए। तो बच्चों के दांतों की जब बात आती है तो हमारे हम एडीए अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन कहती है कि 4 बेसिक पिलर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला ब्रशिंग करना, दूसरा डाइटरी एडवाइस, तीसरा फ्लोराइड्स और चौथा सीलेंट्स। थोड़ा थोड़ा सब पे बात की जाएगी। तो जो पहली चीज़ है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टूथ ब्रशिंग। एक सवाल आता है वालिदैन के दिमाग में कि भाई कब से ब्रशिंग स्टार्ट करनी है। तो उसका जवाब है, सुनने में थोड़ा अजीब और ऑकवर्ड लगेगा, वो ये है कि जैसे ही पहला दांत निकले ब्रशिंग स्टार्ट कर लेनी है। यानी कि बच्चा 6 महीने का है, अगर वो दांत निकल गया, या 7-8 महीने का पहला दांत निकला, और तब से ब्रशिंग उस बच्चे को करानी चाहिए। मैं अपने सराउंडिंग में क्या ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने अक्सर अभी पेरेंट्स से कभी पूछा भी है सवाल जवाब, तो वो कहते हैं कि 2-3 साल में हम शुरू कराते हैं, या कोई 1.5 साल में। हम इतने 1 साल से कम मैंने किसी पेरेंट को बहुत रेयर देखा है कि 1 साल से पहले पहले दांत आने पे वो ब्रशिंग कराते हो। इतने केयरफुल पेरेंट्स बहुत कम हैं, होंगे बट बहुत कम। दूसरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि डेंटिस्ट के बीच में भी बहुत पॉपुलर है कि बच्चों को टूथपेस्ट कौन सी देनी है। पेरेंट्स तो पेरेंट्स, इवन जो डेंटिस्ट हैं उनमें भी एक ये मौजू ज़ेरे बहस है। कुछ ऑथर्स कहते हैं कि बच्चों को ऐसी टूथपेस्ट देनी है जिसके अंदर फ्लोराइड की मिकदार 500 के करीब होनी चाहिए, या 600 के करीब होनी चाहिए, 1000 से कम होनी चाहिए। उनकी दलील ये है कि अगर हम फ्लोराइड ज़्यादा देंगे बच्चों को, तो जो परमानेंट दांत उनके जब इरप्ट होंगे तो वो फ्लोरोसिस का शिकार हो जाएंगे। वजह, जब 2-3 साल वाली वो उम्र होती है कि जो परमानेंट दांत हैं उनकी बनावट हो रही होती है, उनकी बिल्डिंग, वो दांत बन रहा होता है उस वक्त। और उस वक्त जब फ्लोराइड आएगा तो उस दांतों के अंदर ऐड हो जाएगा, और वो जब दांत इरप्ट होंगे तो फ्लोराइड ज़्यादा होगा उन दांतों के अंदर। इस कंडीशन का नाम है फ्लोरोसिस। इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है
स्टेनिंग हो जाती है, इधर वाइट इधर ब्राउन। लेकिन यूके स्कूल ऑफ थॉट यही है, और इवन यूरोप स्कूल ऑफ थॉट कहूँ तो गलत नहीं है, न्यूजीलैंड के यहाँ भी यही बात है कि कम से कम जो टूथपेस्ट होनी चाहिए वो उसके अंदर फ्लोराइड होना चाहिए, 1000 ppm होना चाहिए कम से कम। उनका दलील ये, उनकी एविडेंस ये है कि अगर 1000 से कम फ्लोराइड होगी तो फिर उस टूथपेस्ट के अंदर कोई भी कैरियोस्टैटिक इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी एंटी कैरियर इफेक्ट होगा ही नहीं। इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे हैं अगर कैरीज का इफेक्ट नहीं होगा तो पेस्ट इस्तेमाल करना या ना करना बराबर है। क्यों भाई, अगर तुम पेस्ट लगा रहे हो उसमें कोई कैरीज का इफेक्ट ही नहीं आ रहा तो फिर भाई तुम कर क्यों रहे हो, कोई इसका फायदा ही नहीं है, तो खाली ब्रश करने जैसा ही हुआ। तो वो ये कहते हैं स्ट्रांगली, वो इस बात को पकड़ के ये कहते हैं कि भाई कम से दो, या तो दो ही ना, देना है तो 1000 ppm कम से कम दो ताकि फायदा तो हो। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और जो आजकल की अपडेटेड गाइडलाइन नए स्कूल ऑफ थॉट को फेवर करता है कि कम से कम 1000 ppm होने चाहिए। तो आप अपने स्टोर्स में जाएंगे वालदेन तो बच्चों की पेस्ट देखते तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि फ्लोराइड की मिकदार कितनी है, ppm में लिखी होती है, तो कम से कम 1000 ppm होनी चाहिए। 1000 से कम वाले भी मौजूद होंगे, वो नहीं लीजिएगा, 1000 ppm होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और सवाल, बच्चों को टूथब्रश के अंदर पेस्ट कितनी लगा के देनी चाहिए? तो एक बहुत कॉमन हमने सुना, अच्छा एडवर्टाइजमेंट में जो हमने देखा है टीवी में, जो हम देखते थे उस जमाने, कब से बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि एक ज़बरदस्त किस्म की ना यूनिफॉर्म पेस्ट लगाते थे, और एक अच्छी खासी मवाद के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती थी। और बचपन में जब वो एडवर्टाइज देखते थे तो हम खुद भी अप्लाई करते थे, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, सराउंडिंग में कोई डेंटिस्ट था नहीं अवेयर करने के लिए। तो बहरहाल जब से मुझे पता चला है, मैं सेल्फलेसली जो भी खानदान में कभी इस बारे में मौजूद छिड़ता है तो मैं ज़रूर बताता हूँ कि भाई तुम कितनी पे इस्तेमाल करते हो, अगर करनी कितनी चाहिए, पीस साइज जो मटन का दाना होता है उतनी पे इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ये तो रहा बड़ों के लिए, बुढ़ों के लिए, सबके लिए ये यूनिफॉर्म है। लेकिन जो बच्चे 3 साल से कम हैं, यानी 1 साल, 2 साल, 2.25, 2.5, 2.3, 3 से कम है, उनमें बिल्कुल एक हल्की सी स्मेयर लगानी है, उसमें पी शेप नहीं लगानी, हल्की सी एक स्मेयर लगानी, बहुत मामूली सी सो कॉल्ड लगानी है स्मेयर फॉर एज बिलो 3। अच्छा चलो, ये भी बात समझ में आ गई। अब और मजे की बात ये है, पेरेंट की सुपरविजन होना जरूरी है। 1-2 साल तो समझ में आता है, जाहिर है चल के तो नहीं जाएगा ना बच्चा, वो चल के जाए तो तुम एक हॉरर मूवी का सीन हो जाएगा कि 1 साल का बच्चा वॉशरूम में जाके ब्रश कर रहा है, तो ऐसा तो खैर नहीं होना, तो जाहिर है आपकी क्या कहते हैं हंजमी होगा जो भी, बहरहाल। लेकिन 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसमें वालदेन कहते हैं भाई अब, खास बाप तो वैसे किसी कहते हैं ना, आधे बाप तो सारा जिम्मेदारी माँ के मुंह पे मारी हुई होती है, तो माँ भी सोचती है कि यार 4 साल तक तो मैंने इसको ब्रश करवाया है, अब बेचारा खुद ही कर लेगा यार, इसको तो आदत हो गई है। तो ये सोच 4 साल के बच्चे की उम्र में भी गलत है, ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब कह रही है, और जाहिर है किताब कह रही है, किसी जरूर एक तजुर्बे के साथ कह रही है, रिसर्च के साथ कह रही है। तो 6 से 7 साल तक सुपरविजन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? बच्चा भले खुद, आप बोलेंगे 6 साल का तो खुद ही करेगा, हम थोड़ी हाथ में कराएंगे, हाँ बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, खुद ही करेगा। आप बच्चे के पीछे खड़े रहेंगे, मिरर सामने होगा, और उसको कोई आप सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे, करेगा वो खुद ही, और इससे मोटिवेशन बढ़ेगी बच्चे की। तो जब 6, अच्छा एक जगह ये लिखा हुआ था जब बच्चा धागे बांधना आ जाए, यानी 7-8 में धागे बांधना आ जाते, उस वक्त आप उसको अलहदा अकेला छोड़ सकते हो कि हाँ वो अकेला ब्रश कर सकता है। अच्छा कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना है? एक तो होते हैं ब्रिस्टल्स, हार्ड होते हैं, मीडियम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो भाई ये तो सबके लिए कि सॉफ्ट करने चाहिए, सॉफ्ट ब्रिस्टल्स होने चाहिए। लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होने चाहिए, बल्कि कुछ आते हैं फिंगर टूथब्रश आते हैं, या स्मॉल हेडेड टूथब्रश आते हैं, को एक दांत के लिए होते हैं, बिल्कुल छोटा हेड होता है उनका। तो वो आप स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, वो जो 1 साल का बच्चा है उसके लिए वो खरीद सकते हैं, वो आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएंगे। तो फिंगर ब्रश का नाम आता है, या इस तरह के डिफरेंट आपको बोलेंगे तो आपको दे देंगे। तो ये है ब्रशिंग के हवाले से।
कोई भी सवाल हो तो अभी पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह इन लोगों से ज़रूर जवाब दे देंगे आपको। तो ये एक पिक्चर है, तो ये टूथब्रश जो पहली पिक्चर में है वो बच्चों वाला है, और जो बड़ी पिक्चर में है वो जब 3 साल से बड़ों वाला ब्रश है जो हम इस्तेमाल करते हैं। वो 3 साल से कम वाला ब्रश इस तरह होता है, स्मॉल हेडेड ब्रिस्टल जो देख रहे हैं आप, ये 1-2 दांतों के लिए। अब सवाल ये है कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश बच्चों को कराना है। हम क्या कराते हैं, 1 दफ़ा करा के बड़ा कमाल समझते हैं कि हमने बड़ा एक पेरेंटिंग का रोल अदा कर दिया और बस खिराज तहसीन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, दिन में 2 ब्रश बच्चों को, अब तो खुद भी नहीं करते हम, खुद करो ना करो एटलीस्ट बच्चे को अभी से ही ये आदत डाल दो। हमारे अंदर आदत नहीं थी ना, ये जब हम आए डेंटिस्ट में पता चला 2 दफ़ा ज़रूरी है, रात को सोने से पहले मज़ीद ज़रूरी है। मैंने तो बचपन में यही सुना था कि सुबह का ब्रश ज़रूरी है, और जब अवेयरनेस आई तो पता चला कि सुबह का तो हाँ ज़रूरी है, लेकिन रात को सोने से पहले उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये बात बच्चों को भी बतानी है, बच्चों को इम्प्लीमेंट करवानी है। तो बच्चों की जो बचपन में जो आदत होती है वो ज़िंदगी भर तक कायम रहती हैं। जैसे मिसाल कोई भी बात हो गई, इवन कहते हैं नमाज भी 7 साल तक कहना शुरू हो जाओ, तो बचपन वाली आदतें हमेशा रहती हैं, ज़िंदगी भर तक वो रहती हैं। अच्छा, अब किसी पेरेंट का सवाल आ रहा है कि मेरा बच्चा तो अभी 4 साल का है, 5 साल का है, उसको दांत ही नहीं आया, तो क्या अब तो ब्रश करवाना है मुझे? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ब्रश नहीं करवाना, उसको आप एक साफ क्लीन कपड़े से ज़रूर उसके क्या कहते हैं जो हैं गम्स, उनको साफ करना है। ये भी बहुत कम मदर्स को ये बात पता है, और फादर्स तो उनको तो वैसे ही खैर फादर्स को भी इंटरेस्ट वैसे लेना चाहिए इसके रिसर्च के मामले में, कि क्योंकि दोनों का बराबर है, तो उनको पता होना चाहिए कि ख़ास तौर पे ब्रेस्ट फीडिंग के बाद माँ को चाहिए कि एक साफ क्लॉथ लेके जो गम्स है ना, क्योंकि रिसर्च कहती है कि जो लैक्टेटिंग मिल्क होता है उसके अंदर भी लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज यानी कि शुगर पाई जाती है। ज़ाहिर है उससे भी सारा खेल ही शुगर का है, सारा खेल है ही शुगर का, सारा खेल है ही एसिडिक ड्रिंक्स का, जिससे जो दांत वगैरह खराब होता है, उनको भी गम साफ करवाने चाहिए। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि फ्लोराइड थोड़ा इशू करे, तो एटलीस्ट कम से कम जब पहला दांत इरप्ट हो तो आपको ब्रश पानी से करवाना शुरू हो जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे हर खाने की चीज़ के बाद। और पेस्ट अलग करवाना चाहिए, ये अलग करवाना चाहिए खाने के बाद, या कुछ आपको लगे कि ज़्यादा कुछ खा लिया है तो आपको ये करवाना चाहिए, पानी में ब्रश करवाना चाहिए, इससे पार्टिकल्स वगैरह हट जाएंगे। और उसके बाद पेस्ट भी करवानी चाहिए। तो अगर पेस्ट बिल्कुल बच्चा अवॉइड कर रहा है, कह रहा आजकल तो माशाल्लाह फ्लेवर्ड पेस्ट आ गई हैं, बच्चा ना सिर्फ बल्कि उसको खाने के लिए तो खा भी जाएगा पेस्ट। ये मेरी जो छोटी बच्ची है वो क्या करती है, वो उसको इतना ब्रश करने का शौक है, वो पेस्ट वॉशरूम से बाहर लेके आती है और कमरे में लेके वो कहती रहती है विज विज सिंधी में, यानी डालो और डालो, तो उसके बस में चले कि वो पूरी पेस्ट आ जाए। इतनी फ्लेवर्ड आ गई है बच्चों की तो वो कोई इशू रहा नहीं, तो पानी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पेस्ट अप्लाई करें। अब ये डाइटरी एडवाइस क्या देनी चाहिए? सबसे पहले ये सारे जो हैं क्या कहते हैं पीडियाट्रिक डॉक्टर्स कहते हैं कि एटलीस्ट 6 महीनों तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए बच्चे को, मदर फीड देना चाहिए, और डायरेक्ट फीडर पे नहीं डाल, एटलीस्ट 6 नहीं तो 3 कम से कम। तो कम से कम ये इतना तो कर ही ले, 3 महीने चलो, अगर 6 नहीं तो 3 महीने, शुरू के 3 महीने, क्योंकि बहुत उसकी कहते हैं ना बिल्डअप अच्छा होता है बच्चे का। तो अच्छा, अगर आप 6 महीनों के बाद चले फीडर दे रहे हैं, यानी कि बॉटल दे रहे हैं, तो उसमें जब आदत ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी कुछ बच्चे रोते हैं, तो बच्चे पे क्या करते हैं, कुछ माएँ उनको जूस डाल के उस बॉटल में देती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ डालना ही है बॉटल के अंदर तो नंबर 1 पानी डालो, नंबर 2 अगर सुबह शाम का टाइम है तो मिल्क डाल दो, ये कर सकते हैं आप। और रात को जब सोते वक्त डालो तो मिल्क भी ना डालो, तो या तो पानी डाल दो काफ़ी है, या अगर मिल्क डालो तो बिल्कुल हल्की क्वांटिटी में डालो, बाकी सुबह दोपहर को तो मिल्क डाल सकते हो। मैं रात के सोते वक्त की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रात को जब बच्चा सो जाता है तो बच्चा तो सो जाता है लेकिन बैक्टीरिया जाग रहे होते हैं, बस इंतज़ार में होते हैं कि बच्चा सो जाए या बंदा सो जाए, क्योंकि सलाइवा कम हो जाता है, स्लेवरी फ्लो यानी थूक कम हो जाती है। थूक कम होती है, थूक के अंदर ताकत होती है दांत बैक्टीरिया से लड़ने की। जब बच्चा भी सो रहा है, थूक भी कम हो गई, तो बैक्टीरिया को
एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है दांतों को अटैक करने के लिए। मज़ीद अब कोई ना कोई चीज़ अगर बॉटल में आ रही है तो वो नुकसानदेह हो सकती है, तो बेहतर है कि सोते वक्त मिल्क ना दो, पानी दे दो। और वैसे अदरवाइज आप मिल्क दे सकते हो, मिल्क कोई बुराई नहीं है, लेकिन जूस ना दो। अच्छा, अब लेट्स से अगर कोई अगर मदर आके कह रही हैं कि सीन अब ये कि अब तो हम जूस देते हैं, अब आदत हो गई है बच्चे को, तो इसका हल भी किताबों में लिखा हुआ है कि आपको डाइल्यूट करना है आहिस्ता आहिस्ता। मिसाल, पहले आप कोई टैंक के 3 चम्मच चम्मच डालते थे, आप पहले 2 डालो फिर 1 डालो, इस तरह कर कर करके उसको आखिरकार पानी में ही कन्वर्ट कर लो। फिर 2 ऑप्शन हो गया, तो बच्चा खुद ही छोड़ देगा, बोलेगा क्या फारिग चीज़ है, पानी मज़ा ही नहीं आएगा, या फिर बच्चा पानी ही सक करेगा रात को सोते, उसका कोई नुकसान नहीं। दूसरी बात यह है कि फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स मना करनी है, बच्चों को ना पिए, जिसमें खास तौर इसमें एसिड होता है, खास तौर पे ऑरेंज जूसेस हो गए या इस तरह के सिट्रिक फ्रूट्स वाले जूसेस हो गए, तो वो ना पिए वो अगर। अच्छा, और नंबर नंबर 3 बात है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम डाइट कंट्रोल में कि नंबर ऑफ मील्स को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगर बच्चा का चॉकलेट तो रोक नहीं सकते, स्वीडिश खाने से रोक तो नहीं सकते, खीर खाने से रोक तो नहीं सकते, तो बच्चों को दो, पर खाने के टाइम दो, यानी दोपहर के लंच के एज अ डिजर्ट सर्व करो, एज अ डिनर के बाद डिजर्ट सर्व करो, इंटर मील स्नैक ना दो। इससे कोई नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर बिटवीन द स्नैक्स देते हो तो मील की कार्बोहाइड्रेट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और ये बहुत मिलियन डॉलर बात है कि क्वांटिटी इतना मसला नहीं करती, फ्रीक्वेंसी ऑफ मील ज़्यादा अफेक्ट करती है। एक दिन में कोई 7 दफ़ा अलग अलग वक्फों पे स्नैक्स खा रहा है, वो ज़्यादा नुकसानदेह बमुकाबिल उसके जो 2 दफ़ा खा रहा है और दबा के खा रहा है। तो 7 दफ़ा कम तो खा रहा है, पर वो 7 दफ़ा खा रहा है। तो इन बिटवीन मील नहीं, चॉकलेट देने हैं तो मील के साथ, फ्रूट्स देने हैं तो मील के साथ, डेजर्ट देना है तो मील के साथ। और अगर इन सपोर्ट बच्चा कह रहे नहीं मुझे शाम को 6 बजे स्नैक चाहिए, ये जिद है बच्चे का, तो फिर आप उसको अच्छी वाली चीज़ है, तो उसको कहते हैं गुड फूड। गुड फूड के अंदर चीज़ आता है, वेजिटेबल आती है, फ्रूट्स आते हैं, सिट्रस फ्रूट्स के अलावा दूसरे फ्रूट्स आते हैं, पीनट्स आते हैं, अगर बच्चा बड़ा है तो दे दो, वरना ना दो, पीनट्स वो ढेर लेगा, या तोड़ के दो पीनट्स, या क्रिस्पी चीज़ें आ गई तो ये अच्छी हैं, चीज़ भी अच्छी है, ये कोई इसको गुड फूड्स में आता है। या आप मजीद गूगल कर सकते हैं गुड गुड गाइस और बैड गाइस के बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में कि बच्चों को कोशिश करें तो अवॉइड करें, लेकिन जाहिर सी बात है जब अब्बा पिएगा सॉफ्ट ड्रिंक, अम्मा पिएगी सॉफ्ट ड्रिंक, पूरा खानदान पिएगा कोल्ड ड्रिंक, बच्चे को बोलोगे नहीं मत पियो, तो माशाल्लाह वो क्या आप लोग उसको सीख दे रहे हो, तो वो देख रहा है कि पूरा खानदान तो पी रहा है, मेरे लिए पाबंदी है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर किसी को प्रीच करना है तो पहले अपने अमल से करो। पेरेंटिंग का पहला रूल है कि पहले आप खुद इम्प्लीमेंट करो, फिर बच्चा आपको जब देखेगा तो खुद ही सीखेगा। ऐसा नहीं आप कोल्ड ड्रिंक पी के कह रहे हो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, तो बोलेगा क्या खुद ही पी रहा है बाप, दिल में सोचेगा, अगर बोल नहीं पाएगा। तो उसमें आपको कोल्ड ड्रिंक अगर देनी है तो किताब ने थोड़ी आसानी की है, ये कहा है कि अगर देनी है तो नंबर 1 मील के टाइम दो, बीच में ना दो, वही बात, स्ट्रॉ के साथ दो। नंबर 3 सोने से पहले तो बिल्कुल भी मत देना, वजह बता चुका हूँ, सोने से पहले क्यों नहीं देना। फ्लोराइड सोर्सेज की बात आते हैं, बच्चों के दांतों के लिए फ्लोराइड सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 टूथपेस्ट के अंदर होता है। नंबर 2 टैप वाटर के अंदर फ्लोराइड डाल दें आप। हमारे नॉर्मल जो बॉटल्स होती है उनके अंदर फ्लोराइड नहीं होता, फ्लोराइड नहीं होता, तो ये आप किसी को बोल दें, कोई कम्युनिटी में उधर जो काम कर रहा होगा, कि वो फ्लोराइड डाल के दे देगा। इस तरह अलग आपको फ्लोराइडेटेड करना पड़ता है। अगर फ्लोराइडेटेड नहीं किया तो फिर आप फ्लोराइड सप्लीमेंट्स भी दे सकते हो। वो मजीद आप मशवरा करेंगे अपने नियर बाय डेंटिस्ट से या पीडियाट्रिक डॉक्टर से सप्लीमेंट देने से पहले। अच्छा, आती है फ्लोराइड जेल और माउथ वॉशेस नहीं देने 6 साल से जो कम बच्चा है, नो फ्लोराइड माउथ वॉश, नो फ्लोराइड जेल। लेकिन क्या देना है, फ्लोराइड वार्निश देना है। 3 साल का बच्चा हो, 4 का हो, 5 का हो, 2 का हो, फ्लोराइड वार्निश लगाना है हर बच्चे को। क्या सवाल है, क्या हर बच्चे को लगाना है? माँ पूछ रही मेरे बच्चे को भी लगाना है, मेरे बच्चे के तो दांत ठीक है, फला मेरी जो है ये पड़ोसी इसके बच्चे के दांत खराब है, इसके लिए होगा नहीं, उसके लिए भी तुम्हारे लिए भी है। अगर दांत अच्छे हैं तो साल में 2 दफ़ा, अगर दांत कैरियस होने का चांस ज़्यादा है तो साल में 4 दफ़ा। 2 से 4 वेरी करता है, लेकिन लगाना ज़रूरी है वार्निश, इससे आपको दांतों की बहुत ज़्यादा हिफाजत होगी। तो ये गेम चेंजर है फ्लोराइड वार्निश, इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। और 6 महीने और एज में फ्लोराइड ऐड कर देना चाहिए। ड्रिंक वाटर दैट कंटेन्स फ्लोराइड। टॉक टू योर डेंटिस्ट और डॉक्टर अबाउट पुटिंग फ्लोराइड वार्निश ऑन योर चाइल्ड्स टीथ एज सून एज फर्स्ट टूथ अपीयर्स।
और फ्लोराइड टॉक्सिसिटी, भाई काफी बार बच्चे ने टूथपेस्ट रेड ली मुंह में डाल दी तो कोई इश्यू होगा नहीं होगा, तो ये भी सवाल आता है और कभी ऐसे मसले हो जाते हैं घरों में। तो भाई 1 मिलीग्राम पर केजी फ्लोराइड पेस्ट सेफ है। अब मैंने तो बता दिया 1 मिलीग्राम पर केजी, यानी कि अगर कोई कह रहा है कि मेरा अच्छा 1 मिलीग्राम पर केजी, तो मुझसे कोई वालदेन पूछेंगे कि 1 मिलीग्राम तो क्या पता, हम थोड़ी कोई वेटिंग मशीन विंग, अगर बच्चे ने खा ली थोड़ी हमारे पास कोई वेइंग मशीन है या कोई हम बता देंगे कितने मिलीग्राम है। तो 1 मिलीग्राम का मतलब है टूथपेस्ट का 1 इंच, 1 इंच टूथपेस्ट 1 मिलीग्राम कहलाती है। अच्छा, तो कितना वेट है आपके बच्चे का? मिसाल मेरी बेटी का वेट है 9 kg। इसका मतलब ये है कि वो 9 मिलीग्राम टूथपेस्ट खा सकती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है बैठ के अभी खिलाऊं उसको, अगर गलती से चला गया तो टेंशन की बात नहीं है। 9 kg वेट है तो 9 मिलीग्राम पेस्ट वो खा सकती है। 9 मिलीग्राम का मतलब है 9 इंच अगर टूथपेस्ट उसने खा ली। इमेजिन करो, ये मैं जस्ट बोल रहा हूँ, 9 इंच यानी इतनी पेस्ट अगर उसने अच्छी खासी इतनी पेस्ट खा ली, मुंह के अंदर डाल दी, इससे भी नुकसान नहीं होगा। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी 1 मिलीग्राम से ज्यादा में आती है, पर केजी की बात चल रही है। और अगर इतना ज्यादा खा भी लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, 9 kg वाले बच्चे ने, मेरी बेटी ने 9 इंच से ज्यादा खा लिया, तो मुझे फौरन से मिल्क देना है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए। मिल्क इज अ गेम चेंजर। या फिर इमेटिक सोल्यूशन देनी है कि उल्टी आ जाए, या फिर स्टमक वॉश, वो पर आगे की बात है। मिल्क पहले इंट्रोडक्टरी मिल्क देना है। ओए होए, फिशर सीलेंट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो बहुत कम होती है, डेंटिस्ट ही करता है। अगर आप लोग वालदेन हैं, आपके बच्चे हैं, तो अपने डेंटिस्ट के पास लेके जाए। और उनके जो मोलर्स हैं, अक्सर 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 ओपीडीज के अंदर 6 साल के बच्चे, 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे आते हैं, प्राइमरी मिल्की दांत यानी कि मोलर्स में उनको दर्द होता है, कैरीज होती है, वही शिकायत होती है कि कैरीज है। तो उसकी अगर चाहते हैं कि ना और वो निकलते भी 11-12 साल में, चाहते हैं ना हो तो अभी से ही सीलेंट लगा दे। सीलेंट क्या होता है? दांत है। सीलेंट की आसान मिसाल देता हूँ, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कॉपीज लेके नई नई, तो टीचर पहले दिन कहती है कि कॉपीज पे कवर चढ़ा के आओ, और फिर वो बच्चा आपके सामने, अम्मा के सामने सारी कॉपियां रखता है कि वो टीचर ने कहा कवर चढ़ाना है। तो ब्राउन कलर का कवर भी आता था, व्हाइट कलर का भी ट्रांसपेरेंट आता था, मेरे स्कूल के ज़माने की बात है। इसी तरह दांतों के ऊपर अगर कवर लग जाए, इसको प्रोटेक्शन कहते हैं, प्रिवेंटिव, इसका नाम है सीलेंट। पहला दांत सब कब निकलता है? 6 महीने की उम्र में निकलता है। 6 से 10 महीनों की उम्र में। परेशान होने की बात नहीं है, कोई मुकाबला नहीं चल रहा। आजकल की अगर किटी पार्टीज के अंदर माएँ मिलती हैं तो अपने बच्चों का कंपटीशन भी करती हैं, पहले कौन चला, पहले किसका दांत निकला, ये इस पर भी कंपटीशन हो रहा है। डोंट वरी, 6 से 10 महीनों में निकल रहा है। 10 महीनों तक नहीं निकल रहा तो अपने डेंटिस्ट से आप विजिट करवा लें, पूछ लें क्या इशू है। और पहला दांत हमेशा लोअर सेंट्रल ये वाले, नीचे वाले निकलते हैं, आगे वाले पर नीचे वाले। ओह, अगर जब दांत निकलता है तो बच्चे को परेशानी होती है और उसकी थूक ज़्यादा निकलती है और उसको दर्द होता है, कभी-कभी फीवर भी हो जाता है। तो इस सिम्पटम से कैसे लड़ना है? तो सबसे पेरेंट को चाहिए कि उसकी टीथिंग डिवाइसेस आती हैं, ठंडी चीज़ लगाएँगे, उसे मसाज करेंगे, या तो कोई ठंडे कपड़े से, या आजकल की माशाल्लाह टीथिंग डिवाइसेस भी आती है, रिंग्स आती हैं, सॉलिड होनी चाहिए, उसको फ्रीज़र में रख देना चाहिए, सॉलिड हो, और फिर बच्चे को कहना चाहिए उसे बाइट करे, उससे बच्चे के काफ़ी रिलैक्स होता है। तो ये भी पेरेंट्स के लिए कहूँगा, आजकल बहुत कॉमन हो गई है टीथिंग डिवाइस। और या तो आप मसाज भी कर सकते हो, इससे भी उसका दर्द सही होता है, और ठंडे से भी, मसाज और ठंडा 2 चीज़ उसके पेन को सही करती है। लेकिन अगर बुखार है तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करें और पैरासिटामॉल दें। अगर 6 महीनों से छोटा है, 6 महीनों से बड़ा है तो आइबुप्रोफेन दें, ब्रूफेन दें, यानी ब्रूफेन सिरप। 6 महीनों से कम तो एसिटामिनोफेन, पैरासिटामॉल। और कोई टैबलेट्स, जेल, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि एक किस्म की आती है, कोई पता नहीं क्या, वुडवर्ड्स कंपनी है, बहुत फेमस है, उसने कोई निकाली है जेल जिसके अंदर लिडोकेन होती है और दर्द, टीथिंग का दर्द खत्म हो जाता है। तो भाई रिसर्च के मुताबिक वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए इस किस्म की टैबलेट्स, और जेल से मेहरबानी करके दूर रहें, कोई ज़रूरत नहीं है। एफडीए ने अप्रूव नहीं किया। वेन टू विजिट डेंटिस्ट, जब पहली बर्थडे हो तब विजिट करना चाहिए डेंटिस्ट को। और हम पता नहीं कब विजिट करते हैं, अल्लाह जाने। तो खुद अपना एहतसाब करें, सेल्फ असेसमेंट करें कि अपनी फ़िक्र करें ना करें, लेकिन बच्चों की फ़िक्र तो हर माँ बाप को करनी चाहिए। अगर आज आप उनके दांतों की फ़िक्र करोगे तो कल वो अपने दांतों की फ़िक्र करेंगे। आज आप उनके दांतों की फ़िक्र करना शुरू करोगे तो कल वो अपने दांतों की फ़िक्र करेंगे। उनको पता चलेगा कि इस चीज़ की क्या वैल्यू है। पेन किलर्स के डोज जो है वो अगर वो दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
ब्रूफेन बहुत कॉमन है, तो बच्चों में 1.2 टू 1.8 ग्राम दे सकते हैं, बड़ों में 4 ग्राम्स तक, और बच्चों में 1.2 टू 1.8 ग्राम दे सकते हैं। और इस पे मेरा सेशन ख़त्म होता है, और मैं टेक होम मैसेज, अपने होम पे ही हैं आप लोग, तो ये मैसेज नोट कर लें। $1,000,000 बात है और बहुत आसान बात है कि ब्रश योर टीथ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लास्ट थिंग इन द नाइट। उठते हुए पहला काम दांतों को ब्रश, और ये बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ, रात को सोने से पहले आखिरी काम टूथब्रश। आई होप आपने लेक्चर सुना होगा, मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा। खैर जो छोटी मोटी जो भी बातें हुई, सबसे अहम असल मज़ा तब आएगा जब इस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और फिर अपना एक्सपीरियंस औरों के साथ शेयर किया जाएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ भी, माँ और बापों के साथ, उनके साथ ज़रूर शेयर करें और उनको अवेयर करें, और अब हमारे बच्चों में अच्छी स्माइल प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। सो सर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने अपना वैल्यूएबल कीमती वक्त हमें दिया और बड़े अच्छे टॉपिक पे बात की, जिस पे लाइक सारे माँ बाप को होता है, कंसर्न होता है कि लाइक हमारे बच्चों की ओरल हाइजीन के हवाले से। तो खैर दिस वाज अ वेरी गुड टॉपिक एंड यू डिलीवर्ड एज यूजुअल बेस्ट। सो सर मेरा एक अपना सवाल था कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइक सर हमने जब पढ़ा था, एक होता है न्यूनेटल टीथ, होता है नेटल टीथ, इसका थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे? वैसे तो उस तरह तो पता है, लेकिन आप जरा इसको अपनी जुबान में लाइक उर्दू में जरा बताएं कि क्या फर्क है दोनों में, न्यूनेटल और नेटल कभी टीथ। कभी हाँ, जो नॉर्मल उम्र है ना दांत तो आने की, वो तो है 6 महीने। कभी कभी जब बच्चा पैदा होता है तो तभी कोई एक दांत की तरह चीज दांत आ जाता है, तो उसको कहते हैं नेटल टीथ, जो नहीं पैदा होते ही आ गया। तो फिर ऐसे दांत तकरीबन मोबाइल होता है, तो डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए और उमूमन उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, स्वेलो होने का चांस होता है, कभी अंदर ना चला जाए बच्चे के। तो उसको आपको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, और वही नेटल टीथ कहलाता है, कि यानी पैदा होते वक्त बच्चों को दांत है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, एक कॉमन है, और बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो एक कॉमन अकरेंस है ये, तो इसका भी जिक्र होना चाहिए था, जो कि मुझसे मिस हो गया। और बाकी अगर नॉर्मली 6 to 10 ईयर्स 10 मंथ्स एज होती है, बता दिया। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये थी कि मुझे ये बताइएगा कि कि जो बच्चों में ना, मतलब जब बच्चों में रैम्पेंट केरीज आपको पता है बहुत कॉमन होती हैं, लाइक सर्वाइकल रीजन पे बन जाती हैं। सर इसकी कोई प्रिवेंटिव मेजर आप बताना चाहें माँ बाप को कि बच्चों में प्रिवेंटिव ये रैम्पेंट केरीज, बेबी बॉटल जो केरीज होती है सिंड्रोम की वजह से वो ना हो, रात के वक्त उनको कोई एहतियात ऐसी बता दें। हाँ, बहुत अच्छा। बच्चों में ना एक इसको टर्म दिया गया अर्ली चाइल्डहुड कैरीज, यानी कि बचपन का कैरीज, सिर्फ उर्दू में कहा गया है। इसको दो में डिवाइड किया गया है क्लिनिशियंस ने। एक कहा गया है कि नर्सिंग बॉटल कैरीज, जो कि 2 साल और 3 साल वाले बच्चों में होता है। उसकी अहम वजह ये होती है कि रात को सोते वक्त वो बॉटल लगा देते हैं, जो मैंने बताया, उसमें जूस होता है या फिर मिल्क होता है पूरी रात तक, और रात को सलाइवा कम होता है, तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नर्सिंग बॉटल के अंदर ऊपर वाले दांतों में कैरीज होती है, नीचे वालों में नहीं होती। नीचे वालों में क्यों नहीं होती? क्योंकि जो बॉटल है उसका जो सारा जो फ्लूइड है, जो दूध है, जूस है, वो ऊपर के दांतों को टच कर रहा है, और नीचे के दांतों में जबान से प्रोटेक्शन हो रही है। तो ऊपर के दांत खराब होंगे, नीचे के दांत बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप समझ जाएं ये नर्सिंग बॉटल्स का रीजन है। एक और टर्म है रैम्पेंट कैरीज, वो अलग है, वो ये नहीं है, वो अलग चीज है। वो अर्ली चाइल्डहुड कैरीज में होता है, लेकिन उसका सब क्लासिफिकेशन नंबर 2 है। वो होती है 4 साल से बड़ों में, 4 या 5 साल के बच्चों में। नर्सिंग बॉटल 2 या 3, वो 4 या 5। उसमें अपर के भी अफेक्टेड होते हैं, लोअर के भी अफेक्टेड है। इसको कहते हैं आसान जबान में कहूँ, बहुत तेजी वाली कैरीज, भागम दौड़ना कैरीज को बड़ी जल्दी है, दांतों को किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और जब वो बच्चा माँ बाप परेशान कि यार डॉक्टर के पास आते हैं कि सारे ही दांत खराब हो रहे हैं, गिर रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो इसका मतलब रैम्पेंट कैरीज है। तो रैम्पेंट कैरीज की जो वजह ये है कि फ्लोराइड वार्निश नहीं लगाया था, पिट एंड फिशर सीलेंट नहीं लगाया था, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं की थी, या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इस्तेमाल की थी, या फिर कोई जीरोस्टोमिया हो, कोई सिलाइवा कम हो। ये जीरोस्टोमिया कहते हैं, मेडिकल कंडीशन है जिसमें थूक कम बनती है। तो ये बहुत अहम रीज़न होता है। तो उसमें फिर आपको प्रॉपर पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि क्या इशू है। तो इस चीज़ का भी आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये दो अलग अलग कंडीशन है, और दोनों खतरनाक कंडीशन है। एक में ऊपर के दांत सारे गए, नर्सिंग बॉटल। एक में ऊपर नीचे दोनों के दांत गए, क्रैम्पेंट कैरीज। और दोनों बहुत कॉमन है। फिर माँ बाप रोते हुए आते हैं हमारे पास, फिर हम कहते हैं यार निकल, अब वैसे ही निकलने का टाइम आ गया।
तो बहरहाल तो ये बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की सेल्फ एस्टीम पे। आपके लिए मे भी अहमियत ना हो, लेकिन जो बच्चों की सेल्फ एस्टीम है वो डेवलप बचपन से ही होती है। तो वो समझते हैं, उनके एहसास होता है कि हाउ अदर उनको कैसे देख रहे हैं, कोई मजाक तो नहीं उड़ा रहा स्कूल में। तो स्कूल में तो आप नहीं होते, तो अगर दांत आगे खराब होंगे तो उनकी सेल्फ एस्टीम पे बुरा असर पड़ता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। काफ़ी कीमती वक्त आपने दिया और एक बहुत अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की। अगेन सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने डाइस और एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म को इतना टाइम दिया और इस ओरल हेल्थ अवेयरनेस की कॉन्फ्रेंस में लाइक यू सपोर्टेड एंड कंट्रीब्यूटेड इन दिस वे, लाइक इतना अच्छी प्रेजेंटेशन दी। थैंक यू सर, खुदा हाफिज़, क्या रखिएगा। खुदा नहीं, हाफिज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू बोथ ऑफ यू।